जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आज जीन थेरेपी के ऊपर बात होगी। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जीन क्या चीज़ है। उसके बाद इसमें एबनॉर्मेलिटी क्या होती है और उसके बाद कौन सी मशहूर बीमारियां हैं जो कि इसकी इन एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से होती हैं, और कौन सी बीमारियां हैं जिनको टारगेट करके जो है वो जीन थेरेपी की जा रही है। और उसके अलावा इसका तरीक़ाकार क्या होता है, उस पर एक छोटी हल्की सी रोशनी डालेंगे। और उसके बाद इसकी जो है मॉनिटरिंग कैसे होती है, और उसके बाद फिर इसके कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं या जो कोई रिस्क फैक्टर्स हैं तो उनके ऊपर बात होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जीन क्या चीज़ है। असल में आपकी बॉडी की कोई भी चीज़, आपकी हाइट, आपकी आँखों का रंग, आपका रंग, आपका जो ब्लड ग्रुप है, वो ये एक एक चीज़ जो होती है वो आपकी जीन से कंट्रोल होती है। जो जीन होती है वो डीएनए होता है, डीएनए का एक पार्ट होता है बहुत छोटा सा। और वो जब अ, उस डीएनए ने इनकोड होना होता है, यानी कि डीएनए से ने अपने आप को एक्सप्रेस करना होता है, तो वो जो जीन की फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। और उससे मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं, जैसे कि आंखों का रंग हो गया, जैसे मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं, वो सारी जीन से बनती हैं। तो जीन्स में एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं। ये एबनॉर्मेलिटीज़ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं और एक जनरेशन के अंदर भी रह सकती हैं। और कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ ऐसी हैं जो कि न्यू होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कि ट्रांसमिट होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। तो वो उन एबनॉर्मेलिटीज़ को म्यूटेशंस कहते हैं। म्यूटेशन क्या चीज़ है कि जीन का एक पार्ट, एक मॉलिक्यूल जो होता है वो चेंज हो जाता है, उसकी वजह से पूरी जीन का करेक्टर चेंज हो जाता है। इसी तरह उसके अंदर इंसर्शन हो सकती है, यानी कि उसमें एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल उस जीन के अंदर इंसर्ट हो जाते हैं आके, उससे वो करेक्टर चेंज हो जाता है। वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसमें से डिलीट हो जाते हैं, जीन का कोई पार्ट डिलीट हो जाता है, तो उसको भी म्यूटेशन कहते हैं, डिलीशनल म्यूटेशन होती है वो। फिर बहुत सारी म्यूटेशंस हैं, जैसे कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, पॉइंट म्यूटेशन है, मिस सेंस म्यूटेशन, नॉन सेंस म्यूटेशन, बहुत सारी जो म्यूटेशंस हैं वो इसके अंदर आती हैं। तो ये बेसिकली जीन होती है। तो जीन के जो इस जीन को करेक्ट करने की, ज़ाहिर है कि एबनॉर्मेलिटी आ गई, वो कोशिशें हो रही हैं। इंसान जो है वो उन जीन को करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जो बीमारियां इसमें टारगेट की जा रही हैं उनमें डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हंटिंगटन डिजीज, सिकल सेल डिजीज, थैलासीमिया, लेबर कंजेनिटल एमोरोसिस, ये आंखों की एक बीमारी है, और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, और हीमोफीलिया। इसके अलावा बर्नर्ड सोलियर सिंड्रोम, और भी बहुत सी जेनेटिक डिजीज़ हैं जो कि सिंगल जीन की वजह से होती हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। उसके अलावा कुछ कैंसर्स हैं जिनके अंदर जीन चेंज हो जाती हैं, उन कैंसर्स को जीन को करेक्ट करके उन कैंसर्स का इलाज किया जा रहा है। उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि पार्किंसन डिजीज़, अल्जाइमर, स्क्लेरोसिस, एपिलेप्सी वगैरह, मिर्गी जिसको कहते हैं, उन वो जो जेनेटिक चेंजेस से होती हैं उनको उन जीन्स को करेक्ट करके उनको ठीक किया जा रहा है। इसके अलावा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, बाज़ लोगों में हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, फेमिलियल होता है, वो किसी जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से होता है, तो उसको करेक्ट किया जाता है, यानी कि करने की कोशिश हो रही है, इस पर काम हो रहा है। और इसके अलावा स्टोरेज डिसऑर्डर्स हैं, उनके ऊपर काम हो रहा है। आगे ये किया कैसे जाता है? ज़ाहिर है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो जेनेटिक डिफेक्ट है
उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। जो जेनेटिक डिफेक्ट आइडेंटिफाई होगा, फिर पता चलेगा कि इस जीन में ये प्रॉब्लम है। वो जीन बने ही उसी सूरत में लैब में बनाई जाती है, लेबोरेटरी में तैयार की जाती है, और वो जब तैयार हो जाती है तो वो उसको किसी एक, जैसे कि हम एक मेडिसिन बनाते हैं, तो वो जो मेडिसिन है वो इंजेक्शन के ज़रिए हम पेशेंट को देते हैं, या कैप्सूल के ज़रिए देते हैं पेशेंट को, या सिरप होता है ऐसे देते हैं। तो इसके लिए भी मीडियम यूज़ होता है। जीन देने के लिए एक कैरियर होता है, उस कैरियर को वेक्टर कहते हैं। वेक्टर क्या होता है? बेसिकली एक अटेनुएटेड वायरस होता है। वो वायरस जरा बीमारी कॉज नहीं कर सकता, लेकिन वो जीन को अपने अंदर डाल के वो ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाता है। तो उससे उससे किया जाता है। उसके अलावा नॉन वायरल वेक्टर्स होते हैं, वो कोई केमिकल्स हो सकते हैं, वो कोई लिपोसोम्स हैं, नैनो पार्टिकल्स हो सकते हैं। उनके ज़रिए जो जीन है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर या ह्यूमन सेल्स के अंदर वो ट्रांसफ़र की जाती है। उसके अलावा बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक फिनोमिनन है, उसे क्रिस्पर कैस9 कहते हैं। क्रिस्पर कैस9 पे बाद में बात करेंगे हम एक और व्लॉग के अंदर। क्रिस्पर कैस9 की पूरी टेक्नोलॉजी हम बताएंगे आपको। उसमें क्या होता है कि जो एबनॉर्मल जगह होती है, उस जगह को आइडेंटिफाई करके एक उस जगह का एक काउंटर पार्ट, एक छोटा सा पार्ट तैयार किया जाता है, और उसके साथ एक स्प्लाइसिंग एंजाइम होता है। वो स्प्लाइसिंग एंजाइम, वो जो काउंटर पार्ट होता है, वो उस जीन पे जाके लग जाता है, और वो जीन जैसे ही होता है, जीन के मटेरियल का ही बना होता है, और वो साथ एंजाइम होता है, वो उसको वहाँ से काट देता है। वो जब वहाँ से काटेगा तो उसमें जो डिफेक्ट है वो उसमें से ठीक हो जाता है। या तो डिफेक्ट ठीक होगा, या फिर वो उसको काट के वहाँ से निकाल देगा और उसकी जगह पे नई जीन को आके लगा देगा। इसके अलावा पूरी जीन देने की बजाय बाज़ का 20-20, 30-30 बेस पेयर्स, जो मॉलिक्यूल जिनकी मैं बात कर रहा हूँ बार बार, वो दिए जाते हैं, और उनसे भी ये करेक्शन होती है। ये करेक्शन उस वक्त होती है जब कि जीन बाज़ का ठीक होती है, लेकिन जीन जब ट्रांसक्राइब होने लगती है, जब एक्सप्रेस होने लगती है, तो उसमें उस लेवल पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है। तो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, सीक्वेंस दिए जाते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि बजाय जीन ह्यूमन के अंदर ट्रांसफ़र करने के, सेल्स तैयार किए जाते हैं बॉडी से बाहर। उसमें जीन डाली जाती है, वो सेल्स फिर बॉडी के अंदर दिए जाते हैं, जो कि उनके डिफरेंट इम्यून फंक्शंस होते हैं, और उनकी चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद आइडेंटिफाई हो गया, डिलीवरी व्हीकल जिसको कहते हैं, वेक्टर हो गया, उससे चला गया, और उससे फिर ये जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई किया जा सकता है, और उसको जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ब्लड में भी हो सकती है। वो टारगेट ऑर्गन, जैसा कि पैंक्रियाज है, या कोई ब्रेन है, या कोई मसल्स हैं, वहाँ उन टिश्यूज़ के अंदर भी वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो एंटर किया जा सकता है। तो उसके बाद जो अगली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है उसकी मॉनिटरिंग। ज़ाहिर है कि जीन जब जाएगी, उसकी एक्सप्रेशन होगी, बाज़ का 1 से 2 डोजेज़ भी देनी पड़ती हैं पेशेंट को। तो उसका एक्सप्रेशन की जो प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम के लिए दी गई है, वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसकी मॉनिटरिंग जो है, क्लिनिकल मॉनिटरिंग हो सकती है, बायोकेमिकल मॉनिटरिंग हो सकती है, डिफरेंट टेस्ट हो सकते हैं, उनसे वो किया जाता है। तो उसमें ये सारा प्रोसीजर तो चलो उस वक्त है जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और सारी चीज़ें ठीक जा रही हैं, तो उस वक्त है। तो इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं। उसमें सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो है वो इम्यून मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन है। जो भी आपने मटेरियल इंजेक्ट किया है, जो वायरस है या कोई जेनेटिक पार्टिकल है, जेनेटिक मटेरियल है, वो जब बॉडी के अंदर जाता है तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है उसको रिकग्नाइज करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके अलावा एक और चीज़ वो ये है कि उसके ऑफ टारगेट इफ़ेक्ट्स,
यानी कि जिस जीन को हमने करेक्ट करना था वो या तो करेक्ट हो जाती है या नहीं होती, लेकिन उसके साथ साथ उसके और इफ़ेक्ट्स भी आना शुरू हो जाते हैं, कोई और एबनॉर्मेलिटी, कोई और टिश्यू फॉर्मेशन जो भी है उसके साथ वो शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है वो एथिकल इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, यानी कि ये ह्यूमन जीनोम को चेंज करने की कोशिश है। बड़ी बातें हम सुनते हैं कि सुपर ह्यूमन और इस टाइप की चीज़ें, कि इंसान के अंदर से उसकी सारी बीमारियां निकाल के उसमें सेहतमंद जीन दाखिल कर दी जाएँ ताकि उसकी एज को कंट्रोल किया जाए, उसके जहन को कंट्रोल किया जाए, इस तरह की चीज़ें। ये एथिकल कंसर्न्स हैं, रिसर्च में नहीं होते लेकिन बहरहाल ये एथिकल कंसर्न्स होते हैं। और इसके अलावा जीन जो है वो अगर जैसे कि म्यूटेशन है, म्यूटेशन को करेक्ट कर रही है, तो ये जो जीन हमने एंटर कर रहे हैं ये भी किसी और म्यूटेशन को इंड्यूस कर देती है बाज़ बार। तो वो कुछ का कुछ बन जाता है, यानी कि कैंसर भी बन सकता है उससे, कोई उससे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है उससे, कोई और इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर जो है वो डेवलप हो सकता है। तो ये था सारा जीन थेरेपी का तरीक़ाकार और उसकी कॉम्प्लिकेशंस और उसकी बीमारियां जो ट्रीट हो रही हैं। इस वाले से जो एफडीए अप्रूवल है वो थैलेसीमिया की जीन के लिए एफडीए अप्रूवल मिल चुकी है, तो वो उस पर भी एक व्लॉग में बात करेंगे। क्रिस्पर कैस9 और थैलेसीमिया की जीन थेरेपी इंशाल्लाह हमारी अगली वीडियो जो है उसका टॉपिक होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।